मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जो एक एंड ऑन ऑफ वर्ल्ड वाला गेम था, जिसमें सिर्फ एक ही विजेता बन सकता था। बाकी प्लेयर्स एक से एक ताकतवर पावर्स चुन रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज चुनी, अनगिनत दौलत। सब मुझ पर हंसे, बोले कि अपोकैलिप्स से पहले दुनिया की सबसे बेकार चीज है पैसा। उन्हें ये नहीं पता था कि असली खतरा जॉम्बीज नहीं है, बल्कि पावर्स वाले इंसान हैं। गेम की दुनिया के दरबार में एक ऐलान हुआ कि कुल 300 प्लेयर्स इस गेम में हैं। ये सारे प्लेयर्स असल दुनिया में मर चुके थे, और अगर उन्हें दोबारा जिंदा होना है तो उन्हें इस अपोकैलिप्स गेम में जिंदा बचना होगा। अब सबको अपना शुरुआती आइटम चुनना था। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नजर लियू रुयान पर घूम गई, जिसने चुना प्यार पाने की शक्ति। जब सारे आइटम्स बंट गए तो सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। सबको अपनी पावर ट्रेन करने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया। तैयारी कर लो, क्योंकि 1 साल बाद अपोकैलिप्स शुरू होगा। और ये ध्यान रहे, इस गेम में सिर्फ एक ही विजेता होगा, जो आखिर तक जिंदा बचेगा। इनाम सिर्फ उसी को मिलेगा। मैंने बाहर सबको बताया कि मैं एक टूरिज्म प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। 10 बड़े क्रूज शिप्स खरीद लिए और एनपीसी कंपनियों के साथ कंस्ट्रक्शन का समझौता कर लिया। मैंने एनपीसी अफसरों के साथ गुप्त रखने का एग्रीमेंट किया, ताकि उन्हें भी फ्यूचर आइलैंड की सही लोकेशन पता ना चले। मजदूर दिन रात काम करते रहे, और आइलैंड की लोकेशन छुपाने के लिए मैंने पहले ही सिग्नल जैमर्स खरीद लिए और मजदूरों के फोन भी जब्त कर लिए। ऊपर से देखने पर सब कुछ सैटेलाइट से भी नहीं दिखता था, लेकिन ये सब सिर्फ धुआं था। असली किला तो जमीन के नीचे था। वो अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस नाभिकीय हमले और बायोकेमिकल अटैक तक झेल सकता था। अगर कोई अजीब सा भी ज़ॉम्बी आ जाए तो भी वो 5 मीटर मोटी स्टील की दीवार नहीं तोड़ सकता था। बिजली की समस्या हल करने के लिए मैंने आइलैंड पर विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी तीनों लगवाए। साथ ही 1 लाख ऑक्सीजन टैंक्स भी जमा कर लिए, ताकि बुरे वक्त में काम आ सकें। जमीन के नीचे का बंकर 12 अलग अलग हिस्सों में बंटा था, ताकि अगर 1-2 हिस्से खराब भी हो जाएं तो बाकी काम आते रहें। हर हिस्से का अपना काम था। 3 हिस्सों में सबसे नई ऑटोमेटिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी लगी थी, जहां सब्जियां उगाई जा सकती थीं, मछली और मुर्गियां पाली जा सकती थीं। 2 हिस्सों में इतना सामान, दवाइयां, खाना और पानी जमा था जो 10 साल तक चल सके। बाकी हिस्सों में बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, एंटरटेनमेंट रूम, जिम, वॉशरूम और मेडिकल रूम जैसी सारी सुविधाएं थीं। जब कभी एनपीसीज को मेरी इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर शक होता तो मैं पैसा फेंक कर उनका मुंह बंद करवा देता, और वो चुप हो जाते। और पैसा कमाने के लिए मैं और मेहनत करता, पैसा बेझिझक खर्च करता, फिर भी खत्म ही नहीं होता था। मैं एक बड़े देश गया और वहां से भारी मात्रा में हथियार खरीदे, जिनमें चलते फिरते कॉम्बैट रोबोट्स और हल्के रोबोट्स भी शामिल थे। इतना पैसा दिया कि गैर कानूनी रास्तों से 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हासिल कर लिए, और एक खाड़ी में मैंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और एक प्लेन भी छुपा रखा था। अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस से सीधा रास्ता वहां तक जाता था। मैंने 2 ट्रेनर्स रखे जो हर दिन मुझे सबमरीन और प्लेन चलाना सिखाते। पावर वाले प्लेयर्स आइलैंड पर ना घुस सकें, इसलिए मैंने दूर वाले हिस्सों में बहुत सारी नकली चट्टानें बनवाई, ताकि कोई बड़ा जहाज टकराकर डूब जाए। मैंने पूरे आइलैंड के चारों ओर बिजली की बाड़ लगवा दी, समुद्र के किनारे बम बिछा दिए और रडार लगवा दिया, जो आइलैंड के पास आने वाली हर चीज को पकड़कर तुरंत मार गिरा सके। आखिरी एनपीसीज को भी विदा कर दिया गया, और अब पूरे आइलैंड पर सिर्फ मैं अकेला रह गया था। मैंने एक स्पेस कंपनी खरीद ली, जिससे अंतरिक्ष के 6122 सैटेलाइट्स मेरे कब्जे में आ गए, ताकि मेरा नेटवर्क हमेशा स्थिर रहे। इस 1 साल में मैंने दुनिया भर की एयरलाइन और शिपिंग कंपनीज भी खरीद ली। आखिरी हफ्ते में मैंने आदेश दिया कि सारे प्लेन्स और जहाज नष्ट कर दिए जाएं। पूरी दुनिया को पता चल गया कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने सारे लंबी दूरी के साधन खत्म कर दिए। एनपीसीज सोचने लगे कि वो पागल हो गया है, लेकिन सिर्फ प्लेयर्स ही जानते थे कि ये सबसे अमीर इंसान असल में उनका ही एक प्रतिद्वंदी है। प्लेयर्स की चैट विंडो में अचानक एक मैसेज आया, क्या वो सबसे अमीर इंसान तुम हो? सिर्फ उसी ने देखा था कि मैंने अनगिनत दौलत चुनी थी, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद आखिरकार अपोकैलिप्स आ गया। जिन प्लेयर्स ने अपनी पावर्स चरम तक ट्रेन कर ली थीं, वो बेसब्री से तैयार बैठे थे। 300 से ज्यादा प्लेयर्स के नाम और नंबर दरबार पर चमकने लगे। मैं नंबर 99 था, सीवाई यिंगरुई नंबर 100 थी, और लियू रुयान नंबर 101। सिस्टम ने ऐलान किया कि अब अपोकैलिप्स शुरू हो चुका है। ये गेम तब तक चलेगा जब तक सिर्फ एक ही प्लेयर जिंदा नहीं बचता। किसी ने नहीं सोचा था कि ये अपोकैलिप्स पूरी दुनिया में बरसने वाली भयंकर बारिश के रूप में आएगा। उत्तर से दक्षिण तक लंबे वक्त तक तेज बारिश ने ऐसी भयानक बाढ़ ला दी जो किसी पौराणिक प्रलय जैसी लग रही थी। फ्यूचर आइलैंड पर भी बारिश हुई, लेकिन आइलैंड छोटा होने की वजह से बारिश के बादल सिर्फ 2 दिन में ही आगे निकल गए। पावर्स वाले प्लेयर्स पूरी तरह हैरान रह गए। सिस्टम, इस बाढ़ में हमारी पावर्स किस काम की? सिस्टम, ये तो नाइंसाफी है। सिस्टम, मैंने तो कभी नहीं कहा था कि अपोकैलिप्स हमेशा ज़ॉम्बी वायरस ही होगा। सब चुप हो गए, सिवाय मेरे। बाकी सब प्लेयर्स इस दुनिया में बिना किसी संपत्ति के आए थे। इस 1 साल में वो अपनी पावर्स ट्रेन करने के साथ साथ पैसा कमाने की कोशिश भी कर रहे थे। मेहनत तो बहुत की, लेकिन जमा किया हुआ सामान बहुत सीमित ही था। कुछ प्लेयर्स ने अपनी पावर से गैर कानूनी काम करके एक बंगला हासिल किया और उसके बेसमेंट में शरण की जगह बनाई।
लेकिन बाढ़ ने सबसे पहले वही बेसमेंट डुबो दिया। इसी बीच मैं आराम से हॉट पॉट खाते हुए लाइव स्ट्रीम देख रहा था। एक स्ट्रीमर पर्दे के पीछे छुपकर सामने वाली बिल्डिंग की हालत लाइव दिखा रहा था, जहां एक प्लेयर आग की पावर से सामान लूट रहा था। दोस्तों, ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, ये कोई कॉस्प्ले भी नहीं है, ये असली पावर वाला इंसान है। ये पहले हमारी सोसाइटी का गार्ड हुआ करता था, अब आग से दरवाजे तोड़ रहा है। ये इसका 10वां घर है जिसे ये लूट चुका है। आग वाले प्लेयर की वजह से एनपीसीज अलर्ट हो गए। बहुत सारे आर्म्ड पुलिस रेस्क्यू बोट्स में सवार होकर सोसाइटी में घुस आए और बिल्डिंग को घेर कर बंदूकें तान दी। दोस्तों, मैं पहली बार सामने से गन फाइट देख रहा हूँ। ये गार्ड की आग इतनी तेज थी कि पल भर में सारा लोहा पिघल गया। आर्मड पुलिस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। गोलियों की आवाजें तेज होती गईं। ना जाने कितने शीशे आग की लपटों से टूट गए। धमाकों पर धमाके होते रहे। अचानक एक साया छत से उड़ता हुआ नीचे बाढ़ के पानी में गिर गया। थोड़ी देर बाद गेम के पब्लिक स्क्रीन पर एक प्लेयर का नाम धूसर हो गया, मतलब वो प्लेयर मर चुका था। इसी वक्त प्लेयर्स की चैट विंडो में क्यूई यिंगरुई फिर मुझसे बात करने आया। चलो हम साथ मिल जाते हैं। देख, हम एक ही क्लास के थे, हमारे नंबर्स भी लगातार हैं। अगर हम साथ रहें तो आखिर तक जरूर टिक सकते हैं। तुझे तो दिख रहा है, जवाब तो दे। मेरी माइंड कंट्रोल पावर बहुत मजबूत है, तेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। बाद में मैं तुझे बाकी प्लेयर से निपटने में मदद कर सकता हूँ। मैंने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं उससे हाथ मिला लेता तो आखिर में जब सिर्फ हम दोनों बचते तो वो अपनी माइंड कंट्रोल से मुझे मार गिराकर अकेला विनर बन जाता। पता नहीं उसने मेरी अक्ल को कम आंका था या अपनी अक्ल को ज्यादा। पानी नहीं, बिजली नहीं, खाना भी खत्म होता जा रहा था। 3 महीने की बाढ़ ने एनपीसीज की सारी उम्मीदें तोड़ दी। आखिरकार कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और खतरा मोल लेकर लूटपाट और आगजनी करने लगे। प्लेयर्स भी उनमें घुल मिल गए, जिंदा बचने की एक उम्मीद ढूंढते हुए। लेकिन पावर्स छुप ही नहीं पा रही थी। ऊपर वालों तक बात पहुंच गई। ऊपर से पावर्स वालों को पकड़ने का आदेश जारी हो गया। जो भी पावर वाला मिले उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट भेज दिया जाए। और मैं जिस दुनिया में था वो तो जैसे किसी और ही दुनिया जैसी थी। मैं हर दिन आइलैंड पर टहलता, धूप सेंकता, कभी कभी देखता कि सब्जियां कैसी उग रही हैं, सबमरीन और प्लेन चेक करता। फ्यूचर आइलैंड किसी जन्नत से कम नहीं था। मैं वहां बहुत आराम से एंजॉय कर रहा था। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिका। आखिरकार मुझे गालियां पड़नी शुरू हो गईं। वर्ल्ड पैलेस पर किसी ने अनामोनस मैसेज भेजा कि प्लेयर नंबर 99 दुनिया का सबसे अमीर इंसान है और अपोकलिप्सिस से पहले जरूर उसने कई शेल्टर्स बनवाए होंगे। अगर उस प्लेयर को ढूंढ लिया जाए तो सब बच सकते हैं। जो वर्ल्ड पैलेस इतने दिन से शांत था वो अचानक मैसेजेस से भर गया। मैंने अपनी कलाई हिलाई और पैलेस में एक मैसेज भेजा, सब लोग शांत रहो, मैं ही हूं नंबर 99। तुम लोगों को शेल्टर चाहिए तो मैं दे सकता हूं, लेकिन नहीं, नाटक मत कर। अगर नहीं बताया तो हम तुझे ढूंढ ही लेंगे, तेरा सारा सामान लूट लेंगे और तुझे मार डालेंगे। मैं मुस्कुराया और टाइप करता रहा। लेकिन मैंने सिर्फ 4 जगहों पर शेल्टर्स बनाए हैं, चाइना, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में। और हर शेल्टर में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग रह सकते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप पर वो 4 जगह मार्क कर दी। तुम लोग तो 200 से ज्यादा हो, सबके लिए जगह नहीं है। प्लीज, मैं तुम्हें शेल्टर का पासवर्ड बता देता हूँ, जो पहले पहुंचेगा उसे मिलेगा। बस मेरे पीछे मत पड़ना। जैसे ही मैंने पासवर्ड टाइप किया, सारे प्लेयर्स उछल पड़े। एक ही रात में प्लेयर्स शेल्टर तक पहुंचने लगे। ज्यादातर के पास तेज रफ्तार से चलने की पावर थी। शेल्टर ऊंची जगह पर बना था तो बाढ़ का कोई खतरा नहीं था। जब उन्होंने शेल्टर का दरवाजा खोला, अंदर घुसते ही जैसे जन्नत में आ गए हों। प्लेयर नंबर 58 इतराते हुए वर्ल्ड पैलेस पर लाइव स्ट्रीम करने लगा। सोचा भी नहीं था शेल्टर इतना अच्छा बना होगा। पैसे वाला होना सच में मजा है। वो अंदर स्टेक और मटन खाते, रेड वाइन पीते, टेबल पर लजीज खाना ही खाना था। शेल्टर में 12 लोग घुस चुके थे। सबने मिलकर फैसला किया कि चाइना वाला शेल्टर बंद कर दिया जाए। रिसोर्सेज सीमित हैं, बाकी लोग मत आना। बाकी प्लेयर्स जो अभी रास्ते में थे लाइव स्ट्रीम देखकर आग बूला हो गए, गालियां देने लगे। शेल्टर के बाहर प्लेयर्स लगातार पहुंच रहे थे। बाढ़ में डूबकर मरने से या भूखे मरने से बेहतर था कि इस आखिरी उम्मीद को पकड़ लें। जीने की चाहत में वो सब कुछ भूलकर अंदर वालों से गिड़गिड़ाने लगे कि दरवाजा खोल दो। लेकिन शेल्टर के अंदर वाले प्लेयर्स पहले ही दरवाजा लॉक कर चुके थे। बाहर वाले चाहे दरवाजा तोड़ें, दीवार तोड़ें या अपनी पावर इस्तेमाल करें, वो मजबूत दरवाजा हिला भी नहीं सका। अंदर वाले प्लेयर्स जब इतरा ही रहे थे तभी मैं अचानक बीच में बोल पड़ा, 20 लोगों की जगह थी ना, तो अभी 8 लोग और आ सकते हैं। मेरे पास एक और फोर्सेड पासवर्ड भी है। अगर उन्होंने दरवाजा बंद भी कर दिया हो तब भी अंदर घुसा जा सकता है। हिडन डोर दक्षिण पूर्व दिशा में है। दीवार के नीचे वाली नक्काशीदार ईंट को घुमाओ, हिडन डोर खुल जाएगा। बाहर के प्लेयर्स तुरंत उस हिडन डोर की तरफ दौड़े, नक्काशीदार ईंट घुमाई और पुरानी दीवार में सच में एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आया। प्लेयर्स एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़े। उन 8 जगहों के लिए होड़ लगी। हर कोई डर रहा था कि कहीं वो अंदर ना जा पाए। एक कमजोर सी दिखने वाली लड़की जो धीमी रफ्तार की वजह से सबसे पीछे रह गई थी, तभी उसकी बांह से ढेर सारी बेलें निकल आईं और आगे वालों की तरफ पागलों की तरह लपकीं। पल भर में कई प्लेयर्स को गिरा दिया। तभी एक ब्लेड पावर वाले प्लेयर ने फौरन अपने पैरों के नीचे की बेलें काट दी और पलटकर उस बेल वाली लड़की की गर्दन एक झटके में काट डाली।
एक के बाद एक प्लेयर शेल्टर के दरवाजे के सामने गिरता गया। जीने की चाहत ने उनका आखिरी नकाब भी उतार दिया। असल में सिस्टम ने जो पावर्स दी थी वो जॉम्बीज से लड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें आपस में लड़ाने के लिए दी गई थी। इस दौरान पैलेस पर मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा था। देख, हमने साथ हाथ भी नहीं मिलाया, फिर भी कितना अच्छा साथ दे दिया। हम तो पैदाइशी साथी होने चाहिए थे। शर्म आती है क्या? मेरी पहचान उजागर करके मुझे मुसीबत में डालने वाला तू ही तो था ना। इतना गुस्सा मत कर। अगर मैं कोई तरकीब ना निकालूं तो प्लेयर्स कैसे कम होंगे? तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तेरे कॉम्पिटिटर्स कम कर दिए। हम बात ही कर रहे थे कि शेल्टर पूरा भर गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शेल्टर के बाहर खून की नदियां बह रही थीं। जो अंदर नहीं जा पाए वो आखिरी कोशिश में लगे थे। अंदर वाले प्लेयर्स जश्न मना रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका क्या इंतजार है। वक्त हो गया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं? सीयूआई यिंगरुई डर के मारे स्क्रीन की तरफ देखने लगा। शेल्टर के अंदर छुपा 1000 टन बारूद फट गया। चारों शेल्टर्स धमाके की तेज लहर से चकनाचूर हो गए। धमाके के बाद प्लेयर्स की संख्या 116 कम हो गई। अब सिर्फ 91 प्लेयर्स ही बचे थे। थोड़ी देर बाद सीयूआई यिंगरुई ने मुझे मैसेज भेजा, मैंने तुझे कम आंका था। तेरा शुक्रिया कि तूने साथ दिया, वरना इतने सारे प्लेयर्स को शेल्टर में इकट्ठा करना सच में मुश्किल था। अब दुनिया में शायद ही कोई प्लेयर बचा हो जो बिना प्लेन या शिप के फ्यूचर आइलैंड तक पहुंच सके। मैं तो 1 साल पहले से ही सोच रहा था कि इन सबको एक ही झटके में कैसे खत्म किया जाए। वो शेल्टर्स तो असल में उनकी कब्र बनने वाले थे। तभी सिस्टम ने मुझे एक मैसेज भेजा, बधाई हो, तुमने सबसे ज्यादा दुश्मनों को धोखा देने वाला प्लेयर बनने का रैंक हासिल किया। तुम्हें एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। तुम्हारी अगली चाल का इंतजार रहेगा। ये रिवॉर्ड देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। देखो ना, ये दुनिया हमेशा से ही ताकतवर का ही खेल रही है। बारिश भी आखिरकार कभी ना कभी रुकनी ही थी। 4 महीने बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। डूबी हुई जमीन फिर से नजर आने लगी। सूरज फिर से निकला और तबाह हो चुकी धरती पर चमकने लगा। सबने राहत की सांस ली। सोचा कि आफत खत्म हो गई। बधाई हो, 101 प्लेयर्स ने अपोकलिप्स का पहला लेवल बाढ़ पार कर लिया। अब बारी है 5वें लेवल की, ज़ॉम्बीज की। ये सुनते ही कोई तुरंत टूट गया। पिछली बार तो तूने कहा था कि ज़ॉम्बीज नहीं आएंगे। फिर से ध्यान से पढ़ो। मैंने कभी नहीं कहा कि अपोकलिप्स में ज़ॉम्बीज बिल्कुल नहीं होंगे। ज़ॉम्बीज तो और भी अच्छा है। आखिरकार पावर्स काम आने का वक्त आ गया। किसका बचाव किसका क्या, अब तो बस मरने की बारी है। अब कहीं जाकर हमारी बारी आई है। एक झुंड बेवकूफों का। ये मैसेज लियू रुयान ने मुझे प्राइवेट में भेजा था। तेरे पास पावर नहीं है। ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में तू जिंदा नहीं बच पाएगा। बस मुझे थोड़ा सामान दे दे और अपनी लोकेशन बता दे। मैं आकर तेरी रक्षा कर सकती हूँ। मुझे कम मत समझ। मैं इस बाढ़ में इसी पावर की बदौलत जिंदा बची हूँ। मुझे अच्छे से पता था कि वो कैसे बची थी। उसने अपनी लव गेनिंग पावर का इस्तेमाल करके पड़ोसियों का सामान चुरा लिया था। जब रेस्क्यू टीम आई तो सबसे पहले उसी को बचाया गया। वो हमेशा अपनी पावर से दूसरों की देखभाल और लाड़ प्यार का फायदा उठाती रही और बेझिझक दूसरों के जिंदा रहने का मौका छीन लेती रही। माफ करना, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी लियू रुयान को पता था कि मैं ही सबसे अमीर इंसान हूँ। ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता था। ज़ॉम्बी वायरस हर महाद्वीप पर फैल गया। चूंकि मैंने पहले ही सारे प्लेन्स और शिप्स नष्ट कर दिए थे, इसलिए पैसिफिक आइलैंड्स एंड अंटार्कटिका तक ये वायरस नहीं पहुंच पाया। अभी बाढ़ से उबरे भी नहीं थे कि ज़ॉम्बी क्राइसिस आ गया। हर देश का सोशल सिस्टम पल भर में ढह गया। शुरुआती ज़ॉम्बीज़ से निपटना मुश्किल नहीं था, लेकिन वायरस फैलने का तरीका इतना खतरनाक था कि बार बार फैलने के बाद उसमें म्यूटेशन शुरू हो गया। जैसा मैंने पहले ही सोचा था, समझदार ज़ॉम्बीज़ एंड पावर वाले ज़ॉम्बीज़ चुपचाप पैदा होने लगे। अगर कोई ज़ॉम्बी किसी पावर वाले प्लेयर का मांस खा ले तो उसकी पावर भी हासिल कर लेता था। जमीन का नेटवर्क तो पहले ही तबाह हो चुका था। एनपीसीज सिर्फ रेडियो के सहारे मैसेज भेज रहे थे, लेकिन मुझे इस पुराने तरीके की जरूरत नहीं थी। आसमान में मेरे हजारों सैटेलाइट्स थे जिनसे मैं पूरी धरती को लाइव देख सकता था। प्लेयर्स की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही थी। इस बार सिर्फ 30 लोग बचे थे। आज नया साल था, लेकिन दुनिया में किसी का भी नया साल मनाने का मन नहीं था सिवाय मेरे। मैं न्यू ईयर डिनर खाते हुए अपोकैलिप्स से पहले वाला आखिरी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देख रहा था। अब मैं बिल्कुल अकेला था। दिल में एक हल्का सा दर्द भी था। असल दुनिया में तो मैं मर चुका था। मेरे घर वाले कितने दुखी होंगे। यहाँ अपोकैलिप्स में चाहे जितना आराम से रहूं, अपने घर की गर्मजोशी की बराबरी नहीं हो सकती। मुझे वापस जाना ही है। मुझे ही आखिरी विनर बनना है। मैंने अपने न्यू ईयर डिनर की एक फोटो खींची और वो कोई यिंगरुई को भेज दी। अगले ही मिनट कोई यिंगरुई ने वो फोटो वर्ल्ड पैलेस पर डाल दी। सोच सकते हो प्लेयर्स कितने भड़के होंगे। गुस्से से भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। स्क्रीन बंद करके मैंने अपना कंप्यूटर खोला और अपने इकट्ठे किए हुए 30 प्लेयर्स की प्रोफाइल देखने लगा। उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं होगा कि अपोकैलिप्स आने से पहले ही मैंने पूरी दुनिया में अपने जासूस फैला रखे थे। मेरे मर्सनरीज ने हर जगह बिखरे प्लेयर्स को सही सही ढूंढ निकाला था और लंबे समय से उन पर नजर रखे हुए थे। मुझे हर प्लेयर की ताकत और कमजोरी का पूरा पता था। अपोकैलिप्स शुरू होने के बाद मर्सनरीज मेरे पहले से जमा किए सामान की बदौलत जिंदा बचे रहे। वो मेरे लिए काम करते रहे और मैं उन्हें नए रिसोर्सेज अनलॉक करता रहा। पैसे से भूत को भी काम पर लगाया जा सकता है। अपोकैलिप्स में सामान ही सबसे अच्छी करेंसी है।
फिलहाल दुनिया में 3 बड़ी ताकतें बन चुकी थीं। पहली ताकत थी मिलिट्री, जिनके पास बड़ा हथियारों का जखीरा था, बेस अच्छे से बनाया गया था। कोई यिंगरुई ने माइंड कंट्रोल से लीडरशिप हासिल कर ली थी। दूसरी ताकत थी जॉम्बीज, जिनमें से एक जॉम्बी किंग निकल आया था, जो पावर वाले जॉम्बीज और प्लेयर्स को मारकर उनकी पावर्स हासिल करता गया। जॉम्बी किंग के साथ लियू रुयान भी थी, जो उसकी सबसे प्यारी साथी बन गई थी। तीसरी ताकत थी गैंग। अपोकैलिप्स शुरू होने से बहुत पहले ही प्लेयर नंबर 128 दुनिया के सबसे खतरनाक और अस्त व्यस्त देश में जा घुसा था और अपनी पावर से वहां के गैंग को अपने कब्जे में ले लिया था। नंबर 128 की लीडरशिप में गैंग आम लोगों को लूट कर धीरे धीरे मजबूत होता गया। बाकी बचे 26 प्लेयर्स सब इन 3 ताकतों से जुड़ गए थे। नंबर 128 ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता था, जो बहुत खतरनाक पावर थी। 1-on-1 लड़ाई में कोई भी प्लेयर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन असल में गैंग सबसे कमजोर ताकत थी। मैंने अपनी पेन से नंबर 128 की फोटो पर टक टक किया और कहा, कोई तो तुरंत घबरा गया। लियू रियान ने चुपके से मुझे मैसेज भेजा। उसने जॉम्बी किंग के साथ अपनी एक फोटो भेजी। जॉम्बी किंग जितनी ज्यादा पावर्स एब्जॉर्ब करता, उतना ही इंसान जैसा दिखने लगता, लेकिन उसकी लाल आंखें और पीली सफेद त्वचा देखकर अजीब सी घिन आती थी। पूरी धरती पर भयंकर ठंड छा गई। मैं जिस ट्रॉपिकल आइलैंड पर था, वहां भी उसका असर पड़ा। वैसे भी इस अपोकलिप्स वाले गेम में नेचुरल लॉजिक की उम्मीद रखना ही बेकार था। एक बेहद तेज बर्फीले तूफान ने फ्यूचर आइलैंड पर हमला किया। सबसे पहले नुकसान आसमान वाले इलेक्ट्रिक ग्रिड को हुआ। तूफान ने ग्रिड को तोड़ दिया। विंड एंड टाइडल पावर प्लांट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा। अच्छा हुआ कि अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस का बैकअप न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी भी चल रहा था। सबसे पहले गैंग बर्दाश्त नहीं कर पाया। आम लोगों का सारा सामान वो पहले ही लूट चुके थे। अंदर ही अंदर मतभेद बढ़ने लगे, झगड़े होते रहे। पावर वाले प्लेयर्स एक के बाद एक मरने लगे। मैंने वर्ल्ड विंडो से नंबर 128 को प्राइवेट मैसेज भेजा। जल्दी ही उसका जवाब आ गया। उसका भरोसा जीतने के लिए मैंने अपने मर्सनरीज से एक जंबी क्योर और सामान का एक बैच उसके पास भिजवाया। अगर दुनिया में सिर्फ मैं और वो बचते, तो वो आसानी से मुझे मार सकता था। उसकी नजर में मैं सबसे कमजोर प्लेयर था, इसलिए मेरे साथ हाथ मिलाना उसके लिए सबसे अच्छा फैसला था। एक बर्फीली रात में कुछ 100 ड्रोन्स दवा लेकर जॉम्बीज के झुंड की तरफ उड़े। जॉम्बी किंग उस वक्त लियू रुयान को गले लगाकर सो रहा था, लेकिन उसकी तेज सुनने की शक्ति की वजह से उसे फौरन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा, फिर भी लियू रुयान को कंबल से अच्छे से ढक दिया। कमरे में लकड़ी जल रही थी। ये सब सिर्फ लियू रुयान के लिए ही तो था। भारी मात्रा में मेडिसिन बर्फ के साथ मिलकर पूरे आसमान से बरसने लगी। जो भी ज़ॉम्बी उस दवा के संपर्क में आया, दर्द से चीखते हुए खून के पानी में पिघल गया। जॉम्बी किंग गुस्से से पागल हो गया। छलांग लगाकर उछला, हाथों से कई तेज रोशनी की किरणें छोड़ी और ड्रोन्स को तोड़ डाला। तभी नंबर 128 प्लेयर्स को लेकर दौड़ पड़ा। उसने अपनी ग्रेविटी पावर चलाई और जॉम्बी किंग को जमीन पर बुरी तरह दबा दिया। इतना ताकतवर जॉम्बी किंग भी अपनी कलाई तक नहीं उठा पाया। कुछ प्लेयर्स उसकी तरफ दौड़े। जॉम्बी किंग के गले से चित्कार जैसी आवाज निकली। अंधेरे में छुपे जॉम्बीज तेज बंदरों की तरह प्लेयर्स पर टूट पड़े। एक झटके में उनकी गर्दनें काट डाली। नंबर 128 ने फिर से अपनी पावर इस्तेमाल की। एक ऊंची बिल्डिंग को ग्रेविटी से खींचकर गिरा दिया। बड़े बड़े पत्थर उन जॉम्बीज पर बरसे। जॉम्बी किंग भी उसी मलबे में दब गया। लियू रुयन बालकनी पर खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। वो चेहरा ढककर जोर से चीख उठी। नंबर 128 ने अपनी उंगलियां हिलाईं और लियू रुयन के पैरों तले वाली छत ढह गई। ठीक उसी पल मलबे के बीच से जॉम्बी किंग उछलकर बाहर आया और लियू रुयन को थाम लिया। साथ ही उसके एक हाथ से ढेर सारे पतले खून के धागे निकले, जिन्होंने नंबर 128 को बांध लिया। नंबर 128 बुरी तरह चौंक गया। उसे नहीं पता था कि जॉम्बी किंग के पास ऐसी भी पावर है। जॉम्बी किंग ने हल्के से खींचा और नंबर 128 का शरीर पल भर में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। लेकिन जॉम्बी किंग को यह अंदाजा नहीं था कि नंबर 128 के शरीर में जगह जगह मेडिसिन के पैकेट्स छुपे थे। उन धागों ने मेडिसिन के पैकेट्स को फाड़ दिया। हवा के साथ मेडिसिन चारों तरफ फैल गई और उसे घेर लिया। लियू रुयन उसकी बाहों में चीखती रही और उसने अपनी आंखों के सामने जॉम्बी किंग को खून के ढेरों में पिघलते देखा। जॉम्बी किंग की आंखों में एक चोट खाई सी नजर आई और वो भी खून के तालाब में बदल गया। जॉम्बीज का पूरा बेस अब सिर्फ मलबे का ढेर रह गया था। लियू रुयन होश खो बैठी। ये जगह किसी नरक से कम नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए खून से लथपथ जमीन पर दौड़ती रही, दूर भागने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन जल्दी ही एक बर्फ के गड्ढे में गिरकर उसकी गर्दन टूट गई। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वर्ल्ड स्क्रीन पर फिर 12 प्लेयर्स के नाम धूसर हो गए। मैंने अपनी नोटबुक में उनके नंबर एक एक करके काट दिए। अब मेरे पास सिर्फ एक ही आखिरी दुश्मन बचा था, मिलिट्री को कंट्रोल करने वाला कोई यिंगरुई, जो इस गेम को खत्म करने के लिए बेसब्र हो रहा था। मैंने वर्ल्ड स्क्रीन पर उसे बीच वाली उंगली दिखा दी। क्योंकि यिंगरुई की माइंड कंट्रोल पावर भले ही मजबूत थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। उसे पावर इस्तेमाल करने के लिए सामने आना पड़ता था। मैं बस अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में छुपा रहता तो वो मुझ पर अपनी पावर इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था।
लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो सीधे फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइल्स दाग देगा। कई मिसाइल्स ने आइलैंड पर लगातार हमला किया। बहुत देर तक मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मेरी बनाई वो नकली चट्टानें कोई मायने नहीं रखती थीं। उसने बाहर नजर आ रहे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के दरवाजे को देखा और जीत का यकीन भरी मुस्कान दी। सपने में भी कछुआ पकड़ना मुझे ये पसंद है। उसने अपने आदमियों से भारी बंदूकों और बारूद से दरवाजा उड़वाया। कई राउंड की तेज बमबारी के बाद दरवाजा उड़ गया। अंदर का रास्ता खुल गया। मैंने फौरन उसे एक वीडियो कॉल भेजी। उसने इतराते हुए कॉल उठाई, अंधेरे रास्ते को देखते हुए बोला, अब माफी मांगना बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया कि अंदर घुसकर मुझे बाहर खींच लाएं। वीडियो में मैं शांति से अपने पीछे फैले विशाल अंतरिक्ष की तरफ इशारा करते हुए बोला, किसने कहा कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूं? अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख कि मैं कहां हूं। बात खत्म होते ही एक न्यूक्लियर बम फ्यूचर आइलैंड पर फट गया। कोई भी जीव इंसानी शरीर से न्यूक्लियर बम के हमले को झेल नहीं सकता। क्यूई यिंगरुई भी नहीं झेल पाया। नंबर 100 का नाम आखिरकार धूसर हो गया। सिस्टम से तीखी सी घंटी की आवाज आई, बधाई हो प्लेयर नंबर 989, तुम अकेले विजेता बन गए हो। गेम क्लियर हो चुका है। सीयूआई यिंगरुई के पास एक ऐसा प्लेयर था जो किसी फोटो को देखकर बता सकता था कि वो कहां खींची गई थी। ये एक बेहद बेकार सी पावर थी, लेकिन सीयूआई यिंगरुई को होशियारी से पता चल गया था कि ये पावर उसके किस काम आ सकती है। उसने मुझे कई बार वीडियो कॉल भेजी थी ताकि स्क्रीनशॉट से मेरी लोकेशन पता लगा सके, लेकिन मैंने कभी कॉल उठाई ही नहीं। फिर न्यू ईयर की रात मैंने उसे एक फोटो भेजी। वो मन ही मन मुझे गालियां देते हुए खुशी खुशी मेरी लोकेशन पता लगा बैठा। अच्छा छुपना आता है तुझे। उसने इंतजार किया कि गैंग और ज़ॉम्बी किंग दोनों खत्म हो जाएं। फिर उसने बीच में फायदा उठाकर मुझे उड़ाने का फैसला किया, लेकिन मुझे तो पहले से पता था कि उसके पास कौन कौन सी पावर वाले प्लेयर्स हैं। वो फोटो मैंने जानबूझकर लीक की थी ताकि उसे फ्यूचर आइलैंड तक खींच लाऊं। फोटो भेजने के बाद मैं वहां से निकल चुका था। सिस्टम, तुमने जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया था वो अभी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिस्टम ने मुझे जो रिवॉर्ड दिया था वो था कहीं भी टेलीपोर्ट होने का एक मौका। मैं अपना सारा सामान लेकर आराम से स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया था, लेकिन सिस्टम ने मुझे जमीन पर वापस लौटने का ऑप्शन नहीं दिया था। आखिरी वक्त तक मैं ये रिवॉर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब मैं आखिरकार घर वापस जा सकता था। मैं अपने शरीर को धीरे धीरे पारदर्शी होते देख रहा था। कानों में सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज रही थी, प्लेयर नंबर 99, कंग्रेचुलेशंस, अब टेलीपोर्टेशन शुरू हो रहा है। 1 2 3 और मैंने छलांग लगा दी। मम्मी पापा, मैं वापस आ गया।